हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रवाल भित्तियों पर आधारित कि आखिर प्रवाल भित्तियां क्या हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, यह कितने प्रकार की होती हैं और इनका अंत कैसे होता है। तो समझते हैं हम कि प्रवाल भित्तियां अर्थात मूंगा की चट्टानें क्या होती हैं। तो दोस्तों, मूंगा जो होता है एक जीव होता है। क्या होता है? एक जीव होता है जो कि उष्ण कटिबंधीय महासागरों में, कहां पर? उष्ण कटिबंधीय महासागरों में जन्म लेता है। अब बात आती है उष्ण कटिबंधीय महासागर क्या होते हैं। तो हमने पृथ्वी का वर्णन किया था, एक रेखा देखी थी जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश थी। यह क्या थी? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता था। और मैंने बताया था कि इसकी उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। तो यदि हम उत्तर में यहां पर 30 डिग्री की बात करें और दक्षिण में यहां पर 30 डिग्री की बात करें, तो ये जो क्षेत्र है यहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, बहुत तीव्र पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं। इसके ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, लंबवत नहीं होती, और इसके नीचे भी कैसी होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो यहां पर चूंकि पड़ती कहां पे है, कर्क और मकर, और कर्क होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क और 23.5 डिग्री साउथ में मकर। तो इसके थोड़े से और ऊपर जो रहेगा, तापमान ज्यादा रहेगा, तो हमने क्या ले लिया, 30 डिग्री ले लिया। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के सागर को उष्णकटिबंधीय महासागर कहा जाता है। जो एक जीव जन्म लेता है जिसे कहा जाता है मूंगा। मूंगा की विशेषता यह होती है कि ये अपने चारों ओर कैल्शियम ऑक्साइड की क्या है, एक परत लिए हुए रहता है। आपने देखा होगा नदियों में या सागरों के किनारे कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा शंख या सीप मिलती हैं, या गोंच टाइप में एक जीव होता है। वो क्या करता है, उसके ऊपर एक खोल लगा रहता है, और वो किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है। तो ये जो जीव होते हैं ये जन्म कहां लेते हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो महासागर होता है उसे उष्णकटिबंधीय महासागर कहते हैं, और इसी में ये जीव जन्म लेता है। जन्म लेगा कहां पर? तो दोस्तों, ये जो जन्म लेता है वो महासागरीय चबूतरों पे लेता है। अर्थात हमने एक शब्दावली पढ़ी थी पिछले वीडियो में जिसे गुयाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुयाट। और गुयाट क्या था? महासागरीय पठार भी इन्हें कहा जाता है, जिनका ऊपरी भाग क्या होता है, समतल सपाट होता है, और आजू बाजू के भाग ढलान जो ज्यादा होते हैं। यहां पर ये मूंगा चट्टान या मूंगा जीव जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद ये मर जाता है, और जब ये मर जाता है तो अपने यहां का जो आसपास का खोल होता है उसका निक्षेप वो यहां पर कर देता है। मूंगा जीवों की विशेषता एक और होती है कि ये जीव जहां पर दूसरा जीव मरा हुआ है वहीं पर जन्म लेते हैं या वहीं पर आकर बसते हैं। तो इसका खोल डला रहता है, अगला जीव आ जाता है, वो भी यहीं बसता है, वो भी मर जाता है, और मरते मरते ये जो खोल आपस में संपर्क में आते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। और ये चट्टानें विभिन्न विभिन्न आकृतियों में विभिन्न विभिन्न स्थलों पर पाई जाती हैं, इसलिए इनका वर्गीकरण भी किया है। वर्गीकरण किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था, और 1842 में किया था। उन्होंने 1842 में उष्ण कटिबंधीय जो भित्तियां हैं इनका 4 आधार पर वर्गीकरण किया कि आखिर इनका 4 आधार पर वर्गीकरण कैसे कैसे होगा। समझते हैं हम चार्ल्स डार्विन के वर्गीकरण को कि आखिर उन्होंने प्रवाल भित्तियों को किस आधार पर और कैसे कैसे बांटा है। तो क्या पढ़ना है हमारे लिए? चार्ल्स डार्विन का वर्गीकरण किसका? मूंगा चट्टानों का। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया था, उन्होंने बोला कि जो मूंगा चट्टानें होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं तटीय मूंगा चट्टानें। क्या होती हैं? तटीय मूंगा चट्टानें। दूसरी होती हैं
बैरियर रीफ, या इसे अवरोधक भित्ति भी कहा जाता है। क्या होती है? अवरोधक भित्ति, या भित्ति को प्रवाल भी कह देते हैं। तीसरा होता है जिसे बोला जाता है प्रवाल वलय द्वीप, या इसे एटाल भी कहा जाता है। और एक होता है मूंगा द्वीप। तो ये चार आधारों पर इन्होंने प्रवालों का वर्गीकरण किया कि ये जो प्रवाल हैं वो स्थिति के आधार पर कहां पर कौन सी जन्म लेती हैं, उसके आधार पर चार भागों में वर्गीकृत होती हैं। पहला भाग देखते हैं हम कि मूंगा चट्टानें जो तटीय भाग में लेती हैं। तो हमने देखा था कि जब महासागरीय नितल या उच्चवच को हम देख रहे थे तो सबसे जो ढलान वाला भाग था, कम ढलान वाला भाग, वो महाद्वीपीय मग्न तट था। तो इन तटों पर ये मूंगा चट्टानें कुछ लेती हैं, जन्म लेती हैं और यहाँ पर मर जाती हैं, और मरने के कारण यहाँ पर एक जो तट या ऊंची दीवार के रूप में जन्म ले लेती हैं या बन जाती हैं, उन्हें कहा जाता है तटीय मूंगा चट्टानें। मतलब ये जीव जब कभी तटों पर जन्म लेता है, वहां मर जाता है, और इस खोल के निक्षेप के द्वारा, इन खोलों के निक्षेप के द्वारा यहां पर एक चट्टान का निर्माण हो जाता है। उस चट्टान को कहा जाता है तटीय मूंगा चट्टान। दूसरा वर्गीकरण होता है जिसमें बोलते हैं बैरियर रीफ या अवरोधक प्रवाल भित्ति। होता क्या है कि जब कभी समुद्र तट या ये तट होता है, समुद्र तट से थोड़ी सी दूरी पर यहां पर कोई पर्वत श्रृंखला होती है, तो इस पर्वत श्रृंखला के चारों ओर ये लंबी होगी तो लंबाई में, या गोल होगी तो गोल में, इसके चारों ओर ये प्रवाल जो द्वीप होते हैं, मूंगा जो जीव होते हैं, ये जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, और मरने के कारण यहाँ पर घेर इसके आसपास चारों ओर एक वलय निर्मित कर देते हैं। और यह वलय जब जल के ऊपर निकल आता है या कुछ भाग जल के नीचे होता है, लेकिन ये अवरोध का काम करता है। जो हमारे नाविक होते हैं, जो जहाजें होती हैं, जब वो समुद्र में गति करती हैं, प्रवेश करती हैं, समुद्र में चलती हैं, तो उनके मार्ग में अवरोध का कार्य करते हैं प्रवाल। इन्हें कहा जाता है बैरियर रीफ या अवरोधक भित्ति या अवरोधक प्रवाल भित्ति। सबसे अच्छा उदाहरण यदि इसका हम देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेट बैरियर रीफ का। और ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ग्रेट बैरियर रीफ यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में प्रशांत महासागर पर स्थित है। थोड़ा सा और हम जूम करके इसको देख लेते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यदि हम बात करें यहाँ पर, तो प्रशांत महासागर के यहाँ पर ये पर्वतों की श्रृंखला है, और इस पर्वतों की श्रृंखला के चारों ओर प्रवालों ने जन्म लिया है और एक भित्ति का निर्माण किया है जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। यदि इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर के करीब है, और यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई 2000 किलोमीटर के करीब है, और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश पीएससी में, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया है और मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। दूसरा पूछा गया है यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। किसके? कौन से द्वीप? क्वींसलैंड के पास में स्थित है। क्लियर है? तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये क्या होता है? ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है या अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाती है। अगली हम बात करते हैं प्रवाल वलय द्वीप की। ये क्या होते हैं? तो क्या होता है जब कभी ये प्रवाल अर्धचंद्राकार रूप में, किसमें? अर्धचंद्राकार रूप में, इस तरीके से, या फिर घोड़े के खुर की जो नाल होती है, आपने देखा होगा घोड़े की खुर की नाल कुछ इस तरीके से होती है, उसकी आकृति में जन्म लें, उसकी आकृति में निक्षेप करें और इस तरीके से ऊपर की ओर उठाएं, और बीच में जल भरा हो अर्थात लेगून का निर्माण हो। अधिकांश में क्या होता है? जल भरा होता है, लेगून का निर्माण होता है। तो इस तरीके की जो स्थलाकृति का निर्माण करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रवाल वलय द्वीप या एटाल। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनका भी वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। कौन कौन से आधार पर किया गया है हम वो देख लेते हैं, समझते हैं कि आखिर एटाल का वर्गीकरण कितने आधारों पर और कैसे किया गया है। तो एटाल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। यदि हम बात करें कि पहले प्रकार के एटाल क्या होते हैं,
तो ऐसे अटाल जिनके बीच में मतलब चारों ओर तो वलय होते हैं और बीच में द्वीप का भी निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के अटाल होते हैं कि द्वीप वाले अटाल कहलाते हैं, कि जिनके चारों ओर भी वलय हो और बीच में द्वीप का निर्माण हो। एक प्रकार यह होता है अटालों का कि चारों ओर वलय तो होता है लेकिन बीच में द्वीप निर्मित नहीं होते। और तीसरे प्रकार के अटाल ऐसे होते हैं कि जिनमें वलय तो होता है चारों ओर, द्वीप नहीं होते, लेकिन महासागरीय तरंगों या महासागरीय लहरों के द्वारा यहां पर निक्षेप होकर एक छोटा सा भाग ऊपर की ओर उठाता है और वो ऐसा लगता है द्वीप के समान। लेकिन होता क्या है? एटॉल। तो ध्यान रखना, एटॉल क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और एटॉल की यदि हम बात करें, परिभाषा की पूछा जाए कि आखिर एटॉल क्या होते हैं, तो यह है अर्धचंद्राकार घोड़े के खुर के नाल के इस आकृति के होते हैं और जिनके बीच में प्रायः लैगून होते हैं, एटॉल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो एलिस द्वीप जो होता है वो इसका है उदाहरण है, और एक फुनपुटी प्रवाल। तो एक है एलिस द्वीप, इसका उदाहरण है, लिखने को कभी आ जाए पूछा जाए, और एक होता है फुनफुटी एटॉल। ये 2 इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम चौथे की, जिसे कहते हैं मूंगा द्वीप। मूंगा द्वीप। आखिर मूंगा द्वीप क्या होते हैं? तो क्या होता है कि जब कभी ये मूंगा चट्टानें या मूंगा जीव जन्म लेता है, जन्म लेके मर जाता है, और ये तट से, ध्यान रखना यहां पर एक बात और, कि ये महासागरीय तट के, महाद्वीपीय तट के पास में जन्म लेते हैं। फिर थोड़ी दूरी पर, तट से दूरी पर, ये जहां पर पर्वत पठार होते हैं वहां पर बैरियर रीफ जन्म लेते हैं या अवरोधक भित्तियां जन्म लेती हैं। और दूरी पर यदि हम जाते हैं तो वहां पर प्रवाल वलय या द्वीप जन्म लेते हैं। और दूरी की बात करें, महासागरों के बीचों बीच या कहीं और दूरी की बात करें जो तट से बहुत दूरी होती है, वहां पर मूंगा द्वीप जन्म लेते हैं। इन्होंने जन्म लिया, जन्म कहां लेंगे? सपाट ऊंचे स्थलों पर जन्म लेते हैं, मरते जाते हैं, एक दूसरे से इनके खोल चिपकते जाते हैं, और चिपकते चिपकते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये ऊपर निकल आते हैं। अर्थात ज्वार के समान ही हमें जब ज्वार और भाटा आता है, टाइड आते हैं, तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो ऊपर उठे हुए द्वीप को मूंगा द्वीप कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छे उदाहरण की बात करें तो हमारे भारत का जो द्वीप है लक्षद्वीप, इसका उदाहरण है। तो ध्यान रखना, यदि एटॉल आता है तो एटॉल के उदाहरण अलग हैं, और मूंगा द्वीप की बात आती है तो मूंगा द्वीप का उदाहरण हमारा लक्षद्वीप है। तो ये तो होते हैं एटॉल, और ये होते हैं प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टानें। अर्थात ये कैसे बन रही थी और कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है। एक और शब्द आता है, उसे बोलते हैं भित्ति विरंजक या प्रवाल विरंजक। कि आखिर ये होता क्या है, हम समझते हैं, इसको समझने के प्रयास करते हैं। प्रवाल विरंजक। जब मूंगा चट्टानें जन्म लेती हैं, कई कलर की होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, लाल नीली पीली कई प्रकार की होती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, महासागरीय जल का ताप बढ़ने के कारण, महासागर में प्रदूषित पदार्थों के मिलने के कारण, जैसे कि बहुत सारे उद्योग हैं, वो अपना जल या जो दूषित जल होता है, अपना कचरा होता है, महासागरों में डाल देते हैं। प्लास्टिक वगैरह जो है हम महासागरों में डाल देते हैं। तो इनके कारण इन मूंगा चट्टानों पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इनका जो कलर है, जो रंग बिरंगे थे, वो अब विरंजित होकर टूटकर सफेद रंग, किसमें? सफेद रंग में परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो इसका रंग परिवर्तित हो रहा है, ये जो मूंगा चट्टानों का विरंजन हो रहा है, जो इनका क्षरण हो रहा है, उसे ही कहा जाता है प्रवाल विरंजक। और इसका सबसे मुख्य कारण होता है समुद्री जल के तापमान में वृद्धि। देखिए ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पूछा जाएगा कि मूंगा चट्टान या प्रवाल विरंजक का मुख्य कारण क्या है? सागरीय जल में प्रदूषण की मात्रा, सागरीय जल के ताप में वृद्धि, या फिर पूछा जाएगा हिमखंडों का पिघलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, बहुत सारे रीजन, या पूछा जाएगा जल में ऑक्सीजन की कमी। तो जितने भी रीजन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो रीजन आता है वो आता है महासागरीय ताप में वृद्धि। महासागर के ताप में बढ़ने के कारण इन जो हमारे प्रवाल होते हैं, इनका विरंजन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हमने क्या समझने का प्रयास किया? प्रवालों के विषय में समझने का प्रयास किया कि प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण कैसे हो रहा है, वर्गीकरण क्या है, और
इनका अंत कैसे हो रहा है या प्रवाल विरंजन क्या कहलाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि महासागर या समुद्री विज्ञान की तीसरा टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत हम महासागरीय जलधाराओं का अध्ययन करेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से ये प्रवाहित होती हैं, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, इनकी क्या विशेषता होती है। अलग अलग महासागरों में हम इनका अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।